हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 9 और 10 नवंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, गिलगिट और बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को किस देश ने खारिज कर दिया है? भारत ने गिलगिट और बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। है क्या कि जो गिलगिट और बाल्टिस्तान है ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया था और कुछ क्षेत्र को उसने अपने कब्जे में ले लिया था कश्मीर के, जो कि वास्तविक में भारत का क्षेत्र है। इसी को पीओके बोला जाता है। मैं इसको फिगर से आपको दिखाता हूँ। ये इंडिया के मैप का ऊपर का हिस्सा जम्मू कश्मीर का, इसमें जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यही पीओके है। इसी को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है। 1947 देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान इतने हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है जो कि वास्तव में भारत का हिस्सा है, और इसको ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके बोलते हैं। और इसी क्षेत्र में गिलगिट और बाल्टिस्तान स्थित है। अब इसे वो प्रांतीय दर्जा दे रहा है जिसे भारत ने पूर्णतः खारिज कर दिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले से ही भारत के ने इस पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मौसम की जानकारी देने की भी शुरुआत की है। क्योंकि ये भारत का हिस्सा है इसलिए भारत पहले इसकी मौसम की जानकारी नहीं देता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले से ही इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया भी है कि पाकिस्तान के किस हिस्से को भारत ने किस हिस्से की मौसम की जानकारी देने की शुरुआत की है, तो वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत का वास्तविक हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा करके रखा है 1947 से ही। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? वायलिन वादक, इनका नाम है टी.एन. कृष्णन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ और इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। टी.एन. कृष्णन ये केरला के थे और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। वायलिन क्या होता है मैं आपको इसको दिखाता हूँ अभी। ये खुद टी.एन. कृष्णन ही है और वायलिन देखो जो हाथ में ये अपने चला रहे हैं ये वायलिन ही बोला जाता है। सिर्फ वायलिन की फिगर दिखाने के लिए, वायलिन का फिगर दिखाने के लिए मैंने इसको लिया है कि वायलिन इसी तरीके का होता है और टी.एन. कृष्णन यही बजाते थे, जिसके लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ। हालांकि ये केरला से बिलोंग करते थे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में खेली गई ओलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया है? अमित पंघाल और संजीत दोनों ने ही स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इनके साथ एक और बॉक्सर हैं जिनका नाम आशीष कुमार है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए फ्रांस में खेली गई ओलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। अमित पंघाल और संजीत ये दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जबकि आशीष कुमार जो तीसरा नाम मैंने बताया है जो कि क्वेश्चन में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो आप और क्या क्या ध्यान में रखोगे। एक तो आप ध्यान में रखोगे अमित, संजीत और आशीष कुमार तीनों ही बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। अमित और संजीत ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जबकि आशीष कुमार ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अमित, आशीष कुमार और संजीत तीनों को ही फ्रांस में खेली गई ओलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तीनों ने ही।
ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दो नाम सिर्फ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीसरा नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट डाउन करोगे, आशीष कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है चेन्नई सुपर किंग के शेन वॉटसन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शेन वॉटसन ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और आईपीएल में, इंडियन प्रीमियम लीग में ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये आगे से जो आईपीएल होगा उसमें आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और आज आईपीएल का फाइनल मैच भी है जो कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कुछ समय पहले ही अभी एमएस धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं, और उनके साथ सुरेश रैना भी चेन्नई सुपर किंग के ही लिए खेलते हैं। तो एमएस धोनी और सुरेश रैना ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी, एक साथ दोनों ने की थी। आई थिंक अगस्त का महीना था ये। अगस्त के महीने में एमएस धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। देखो, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की बात की जाएगी तो उसमें वनडे इंटरनेशनल, साथ ही साथ टेस्ट मैच और T20 जो आईसीसी के द्वारा प्रायोजित होता है उसकी बात होगी। और अगर आईपीएल की बात होगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं है, ये इंडियन प्रीमियम लीग है। इसलिए एमएस धोनी और सुरेश रैना आईपीएल खेल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी, जबकि शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, यानी कि अब वो आईपीएल को भी नहीं खेलेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? हरियाणा सरकार ने चीन से इंपोर्ट होने वाले सारे पटाखों पर या फिर चीन के किसी भी पटाखे की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया हरियाणा में। अब हरियाणा में कोई भी चीन से लाए हुए पटाखों को, ना चीन से पटाखे को ला सकेगा ना ही उसकी बिक्री कर सकेगा। पूरी तरीके से बैन लगा दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अभी कुछ समय पहले ही दो स्टेप में, पहले स्टेप में चाइना के 59 ऐप को, दूसरे स्टेप में चाइना के 118 ऐप को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने कुल 18 राज्यों को नोटिस जारी किया है कि आप, नोटिस जारी करने का मतलब यहाँ पे है कि सजेशन देता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कि आप फायर क्रैकर्स को अपने वहाँ पे पूर्णतः बैन कर दें। कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के दौरान हो क्या रहा है कि अगर पॉल्यूशन होता है तो इसके फैलने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पॉल्यूशन के बाद आप देखते हो दीपावली के बाद क्या होता है कि अस्थमा के पेशेंट अपने आप बढ़ जाते हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी है, इसमें भी फेफड़े को ही जो है टारगेट किया जा रहा है कोरोना वायरस के द्वारा, और फेफड़े की बीमारी ही है आपका अस्थमा भी। तो इसलिए सारे राज्यों को, इन 18 राज्यों को नोटिस जारी किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि आप फायर क्रैकर्स को अपने यहाँ पे जलाने और उसकी बिक्री पर रोक लगाओ। राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, इन 4 राज्यों ने अपने यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। और चीनी पटाखों की आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? जियो को घोषित किया गया है महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक। अभी जो आईपीएल चल रहा है इसका प्रायोजक ड्रीम 11 को, इसके प्रायोजन का जो हिस्सा था वो ड्रीम 11 को दे दिया गया। पहले ये वीवो, जो कि चाइनीज़ मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसके पास था आईपीएल के प्रायोजन का बात, लेकिन फिर चाइना के इस कंपनी वीवो से करार को कैंसिल करते हुए आईपीएल को प्रायोजन दे दिया गया, ड्रीम 11 को आईपीएल का प्रायोजन दे दिया गया था। तो फिर आईपीएल का प्रायोजन किसने किया? ड्रीम 11 ने। और महिला T20 चैलेंज का जो प्रायोजन करेगा वो है जियो। और पहले आईपीएल के प्रायोजन को किसको दिया गया था? ये चाइनीज़ कंपनी वीवो, जो कि
मोबाइल फ़ोन बनाती है, फिर बाद में बीसीसीआई ने उससे इस करार को छीन लिया था। और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने निम्न में से किस धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? दुती चंद्र उड़ीसा में ग्रुप ए की नौकरी के लिए नियुक्त की गई थी और इन्हें अब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। है क्या कि जो कोई भी खिलाड़ी किसी क्षेत्र में किसी भी खेल में एक अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे उस राज्य की सरकार द्वारा कहीं ना कहीं एक नियुक्ति दी जाती है। जैसे देखो हरभजन सिंह डीवाईएसपी हैं पंजाब से, तो ये लोग क्या होते हैं, इन लोग को नियुक्ति दे दी जाती है, सैलरी गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये लोग अपना खेल जारी रखते हैं, उस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करते हैं। उसी तरीके से दुती चंद्र को जो कि धाविका हैं, इनको क्या हुआ था कि उड़ीसा सरकार ने ग्रुप ए के पद पर नियुक्ति दी थी और अब उन्हें समय से पहले पदोन्नति देने की भी घोषणा की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, जबकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा में दो टेम्पल फेमस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी टेम्पल, साथ ही साथ एक जूलॉजिकल पार्क एग्ज़ाम में आता है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। ये तीनों कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेम्पल, पुरी टेम्पल और नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये तीनों ही कहाँ पे स्थित हैं? ये उड़ीसा में स्थित हैं। और दुती चंद्र को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है? इस अभियान का नाम है मेरी सहेली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अगर कोई महिला ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही, उसके साथ कोई पुरुष साथी नहीं है, तो फिर ये अभियान उस महिला के लिए है। उसको पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी यात्रा के दौरान और जो भी सहायता उसको चाहिए होगी वो प्रदान की जाएगी इस अभियान के तहत। और अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है, जो कि नवरात्र जब अभी शुरू हुआ था उस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में। इसमें जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी स्कूटी से पुलिस को चलाया गया था, मतलब महिला पुलिस हर चौराहे पे हर जगह पे मौजूद होंगी। अगर कोई छेड़खानी करता है महिलाओं के साथ तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सशक्तिकरण अभियान ये लॉन्च किया गया था पिछले मंथ में 22 अक्टूबर के अराउंड 17 या 18 अक्टूबर को, जब नवरात्र चल रहा था। ये नवरात्र में ही लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और रेलवे ने अभी कुछ समय पहले ही कई स्टेप में कुल 151 ट्रेनों के प्राइवेट करने की योजना को जारी किया है, जिसमें 2027 तक 151 ट्रेनों को प्राइवेट करने की बात कही गई है। इसमें पहले स्टेप में 2022-23 में 12 ट्रेनें प्राइवेट करने की योजना है। दूसरे स्टेप में 2023-24 में कुल 45 ट्रेनों के प्राइवेट करने की योजना है भारतीय रेलवे की। तीसरे स्टेप में 2025-26 में 50 ट्रेनों के प्राइवेट करने की योजना है इंडियन रेलवे की। और चौथे स्टेप में जो कि 2027 में होगा उसमें 44 ट्रेनें। इस तरीके से कुल 151 ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया जाएगा एक योजना के अनुसार 2027 तक इंडियन रेलवे के द्वारा। और भारतीय रेलवे मेरी सहेली योजना चला रहा है महिलाओं की संपूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता के लिए यात्रा के दौरान। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IIT-M कोविड गेम को विकसित किया है? देखो IIT-M फॉर मद्रास, तो इसके नाम में ही वो आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। IIT-M कोविड गेम को विकसित किया है IIT मद्रास ने। अब एंड्रॉयड गेम के जरिए लोग कोविड-19 के प्रति अवेयर हों, इसके लिए मद्रास ने इस गेम को लॉन्च किया है। और कुछ और IITs के काम को बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करोगे। वॉश करो ऐप, देखो हाथ धुलना एक अनिवार्य प्रक्रिया है कोविड-19 से फाइट के दौरान, तो वॉश करो ऐप इसमें हाथ धुलने को याद दिलाता है। ये ऐप इसको लॉन्च किया था IIT दिल्ली ने।
क्वारंटाइन ऐप ये बॉम्बे द्वारा आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया था। आईआईटी बॉम्बे ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया था। क्या है कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप दो उसके पीछे निकले होते हैं, वो कान में लगाते हैं, फिर हार्ट बीट को सुनते हैं उससे। तो ये उस पर बॉडी पे टच करना पड़ता था जो पहले स्टेथोस्कोप था। तो स्मार्ट स्टेथोस्कोप से क्या है कि ये बिना बॉडी पे टच किए ही ये क्या होगा कि धड़कन को डॉक्टरों को सुना देगा। तो ये स्मार्ट स्टेथोस्कोप को भी लॉन्च किया था आईआईटी बॉम्बे ने। और एक आईआईटी बॉम्बे ने एक जेल को भी बनाया था जो नेज़ल पैसेज के आसपास लगाया जाता था। इससे भी कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस नाक के जरिए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है इस जेल को लगाने के बाद। और रूहदार एक वेंटिलेटर को बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे के काम क्वारंटाइन ऐप, स्मार्ट स्टेथोस्कोप, एक जेल, नेज़ल पैसेज जेल और रूहदार वेंटिलेटर। वार्ड बॉट को बनाया था आईआईटी रोपर ने। वार्ड बॉट क्या है? ये रोबोट है जो कोविड-19 पेशेंट के वार्ड हैं वहाँ पे ये दवाएं और खाने को पहुँचाने का कार्य करता है। क्या है कि लोग, डॉक्टर संपर्क में ना आए, कोविड-19 पेशेंट के कम से कम संपर्क में आए, इसके लिए वार्ड बॉट का इस्तेमाल किया गया पंजाब में और इसे बनाया था आईआईटी रोपर ने। और आईआईटी हैदराबाद ने एक वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम था जीवन लाइट वेंटिलेटर। तो ये सारे काम आईआईटीज़ के हो गए। और आईआईटी एम कोविड गेम को बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? टोटल 15 राज्यों को ये 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, ये राज्य हैं। इन 15 राज्यों में कुछ दिनों पहले ही अभी बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ पोल्यूशन को कम करने के लिए बिहार में एक समझौता किया था। तो दो बातें यहाँ पे, 15 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए। और दूसरी बात, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ बिहार में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक समझौता किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ बिहार में पोल्यूशन कम करने को लेके समझौता किया, तो वो आईआईटी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया? भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया है। ये भारत की केरला से बिलोंग करती हैं। अभी क्या है कि न्यूजीलैंड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और नए 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। उन्हीं 5 मंत्रियों में एक हैं भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन जो कि केरला से बिलोंग करती हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की जो पीएम प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जेसिंदा आर्डनर। जेसिंदा आर्डनर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस योजना का नाम बताइए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के लिए समय सीमा को विस्तार तीसरी बार अधिसूचित किया है। देखो क्या है कि कई बार जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको लेके विवाद होता है और इसी विवाद के समाधान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने विवाद से विश्वास नाम की एक योजना को चलाया है। इसमें जो विवाद होगा उसको सुलझाया जाएगा टैक्सेस को लेकर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विवाद से विश्वास। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा इस योजना को चलाया गया है और 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी विवाद हैं डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर उसका समाधान किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोलते हैं। इसके चेयरमैन पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी हैं और सीबीडीटी का हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर भारत में डिजिटल कौशल के साथ 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया। ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल रूप से स्किलफुल बनाया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक तो अगर महिलाओं की बात होगी तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है, लेकिन अगर ये बात होती है कि किस कंपनी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों को स्किलफुल बनाया है और ये जो प्रशिक्षण दिया गया है ये फ्री दिया गया है, तो ये है आईबीएम। आईबीएम ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों को स्किलफुल बनाया है फ्री में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते के तहत, और माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं को फ्री में डिजिटल कौशल दिया है। तो अगर बात होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो ऑप्शन होगा आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर बात होगी महिलाओं की तो ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक राज्यों के सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे अच्छा शासित राज्य है। देखो इससे कौन सा राज्य सबसे अच्छा शासित राज्य है, ये 3 पिलर पर यह सूचकांक बनाया जाता है, और ये तीनों पिलर है विकास और स्थिरता। राज्य की विकास और उसकी स्थिरता, मतलब विकास कितना तेज़ी से हो रहा है और वो विकास कितना स्थिर। ऐसा नहीं कि विकास हुआ फिर धराशायी हो गया। तो विकास और स्थिरता, सतत विकास लक्ष्य, राज्य किस विकास लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है, और इक्विटी। इन तीनों पिलर पर ये सूचकांक जारी किया जाता है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा। और बड़े राज्यों में केरला सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है इस सूची में। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और अगर हम बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे, मेघालय दूसरे और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पे है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इस सूची में, और पौंडीचेरी दूसरे स्थान पे, लक्षद्वीप तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो क्वेश्चन था कि बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है सार्वजनिक राज्यों के सूचकांक 2020 में, तो केरला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर छोटे राज्यों में पूछता सबसे अच्छा शासित राज्य तो गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा तो चंडीगढ़, और सबसे खराब राज्य बड़े राज्यों में पूछता तो उत्तर प्रदेश आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के वायु प्रक्षेपण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी पर इस परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। और ब्रह्मोस को किस विमान से प्रक्षेपित किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या होता है कि देखो जब प्लेन में, मतलब कि फाइटर प्लेन है वो मिसाइल को लेके उड़ रही है और उसे टारगेट को मारना होता है, वो हवा में है और टारगेट ज़मीन पे है, तो उस समय सटीक टारगेट पे निशाना लगे, इसी के लिए परीक्षण किया जाता है। इस दौरान कई सारे इक्विपमेंट से वायु का दबाव, वायु के बहाव की दिशा और कितने समय पहले हमको गिराना है, क्योंकि गिरने के बाद वो सटीक निशाने पे जाना चाहिए, इन्हीं सबसे संबंधित परीक्षण किया जाता है। और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सुखोई विमान से इस ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये परीक्षण किया गया बंगाल की खाड़ी पर, और ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपना पहला स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2020 को मनाया। दोनों किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बने थे। देखो वर्ष 2019, दिन 5 अगस्त 2019 को एक धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक जम्मू कश्मीर खुद और दूसरा लद्दाख, और दोनों को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा।
अब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव, यानी कि यहाँ पे कोई सीएम नहीं होगा, जबकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव घोषित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वहाँ पे सीएम होंगे। हालांकि अभी वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से अभी कोई सीएम नहीं है और मनोज सिन्हा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो क्या हुआ कि अगस्त में ये बातें हो गई, लेकिन पूर्णतः ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको दिया गया कब? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। इस दिन हम पूरे भारतवर्ष में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन पूर्णतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। हालांकि संसद में 5 अगस्त को ही ये बात पारित कर दी गई थी, धारा 370 और 35A को हटाने के बाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण की शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हरी दिल्ली। क्या है? इसमें नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना उद्देश्य है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाने के लिए नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना उद्देश्य है इस ऐप का। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक, अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण फैला रहा है या कचरा जला रहा है या फिर खेत के जो पराली है उसको जला रहा है या फिर कोई औद्योगिक प्रदूषण फैला रहा है, कोई फैक्ट्री या छोटी यूनिट फैक्ट्री की, या फिर कोई मोटर व्हीकल है जो किसी व्यक्ति के नज़र में ज़्यादा धुआं दे रही है और पॉल्यूशन फैला रही है, या फिर कोई कार है, तो इन सब की फ़ोटो और वीडियो बना के इस पे अपलोड किया जाएगा और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेगी इन सभी चीज़ों पर जो कि पॉल्यूशन फैलाएंगे दिल्ली में। इसी के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।